हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 2 ये है और आज हम लोग ये देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। यानी क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी इसके पहले हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा था, लेकिन अभी जो पूरा प्रॉपर मेथड अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखा है। ठीक है, सिर्फ क्या कर रहे थे कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस ले रहे थे और टाइम का दोनों का रेशियो ले रहे थे। ठीक है, और या dc/dt, ठीक है, उस तरीके से निकाल रहे थे। तो आइए फैक्टर पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर फैक्टर ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिए जैसे ही रिएक्टेंट की बात आएगी कंसंट्रेशन की, तो इन जनरल क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर जो हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन जब आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वहां पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वहां पर कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो कंसंट्रेशन जो होता है कहाँ पर नहीं फॉलो किया जाता है, जीरो ऑर्डर में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा, ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि जो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं वहां पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे जो रहेंगे उनके ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब आइए देख लेते हैं कि फिजिकल स्टेट, देखिए दूसरा देख लेते हैं कि फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। और आपको ये पता ही है कि भाई जब रिएक्शन होगा तो दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जब टकराते हैं तभी जाकर के रिएक्शन होता है। तो टकराने का मतलब क्या है कि जिसमें मूवमेंट ज़्यादा रहेगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा रहेगा। यानी सबसे कम अगर जो देखा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सॉलिड का होगा, उससे ज़्यादा लिक्विड का होगा, और सबसे ज्यादा अगर जो कहीं रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन तो गैस, यानी गैसियस फेज में सबसे तेज रिएक्शन होगा, लिक्विड फेज में उससे कम होगा और सॉलिड फेज में सबसे कम होगा। अब ये तो दो फैक्टर हो गए। अच्छा, ये भी तो डिपेंड करेगा कि किस नेचर का आपका रिएक्टेंट है। तो नेचर मतलब ये है कि वो आयनिक है कि कोवैलेंट है, क्योंकि देखिए जब भी रिएक्शन होगा, अगर जो माली रिएक्टेंट के बीच बॉन्ड है तो पहले बॉन्ड टूटेगा फिर दूसरा नया बॉन्ड बनता है। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होते हैं। और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम कैसे होंगे, या बॉन्ड टूटने से और बॉन्ड जुटने से। तो बॉन्ड अगर जो बहुत आसानी से टूट जाएगा और बहुत आसानी से बन भी जाएगा तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। अब अगर जो कहीं बॉन्ड जो है बहुत मतलब आसानी से ब्रेक नहीं हो रहे हैं, और आसानी से जब ब्रेक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग में क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट ही नहीं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है, इस बात पर भी रेट ऑफ रिएक्शन
डिपेंड करेगा। पता चला है आपने क्या किया, प्रोडक्ट बना दिया, ओ स्टेबल है, ये नहीं है, और स्टेबल नहीं रहेगा तो क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट बनाना बेकार हो गया। तो तीसरा हेडिंग डालिएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए सबसे तेज रिएक्शन जो होता है किस में होता है, आयनिक में। अब कहेंगे सर आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, मजबूत होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर जो वाटर में डालते हैं तो उतना ही तगड़े से आयोनाइज भी हो जाता है। तो देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। आयनिक कंपाउंड रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट। ठीक है, क्यों फास्ट होते हैं कि भाई आपने पानी में डाल दिया और तुरंत वो आयनाइज हो जाते हैं, और तुरंत आयन जो होते हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड में AgNO3 डाल दीजिए, या AgNO3 में सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बस पलक झपकते ही बन जाता है। ठीक है, पलक झपकते क्या, पलक झपकने तक बहुत सारे रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए कोवैलेंट कंपाउंड। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक के कंपैरिजन में कम होता है। तो कोवैलेंट, तो कोवैलेंट का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आयनिक के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो कोवैलेंट में रेट ऑफ रिएक्शन, कोवैलेंट में कम होता है एज कंपेयर टू आयनिक। ठीक है, अब कोवैलेंट का जो एग्जाम्पल है उसको देख लीजिए। कौन एग्जाम्पल है, सबसे पहले एस्टरिफिकेशन ऑफ द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो एल्कोहल से और एसिड से मिलकर के ईस्टर का फॉर्मेशन। क्या है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन तो क्या होता है ईस्टरिफिकेशन में, CH3C, जैसे हमेशा लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं इसको, CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस HO C2H5। ठीक है, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का H इसमें यूज होता है। ठीक है, और ये बनता है क्या, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ईस्टर बन गया, और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा एस्टरिफिकेशन के अलावा जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस से, तो N2 प्लस H2 क्या होगा, 2NH3 बनता है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, नहीं ये तो 2 रहेगा ही। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग जो है जब हैबर प्रोसेस से किया जाता तो देखिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा रहता है। ठीक है, टेम्परेचर 500 से एबव रहता है। रीजन क्या है कि भाई देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N है ना, तो क्या करना पड़ेगा, बांड को तोड़ना पड़ेगा पहले। अब बांड तोड़ेंगे और इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बांड है, इसको तोड़ेंगे, तो भाई 3 बांड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, तब ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो है 3 बांड बनेंगे और सिंगल बांड बनेंगे। यहाँ 3 बांड तोड़ेंगे तब यहाँ 1 बांड बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है स्लो होता है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट में वो होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। तो होमोजीनियस के जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं हेट्रोजीनियस के कंपैरिजन में फास्ट होते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस में क्या होगा, 2 हो गया ना इसमें, किसमें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। तो तीसरा ये भी होता है कि अगर जो कोई रिएक्शन होमोजीनियस मीडियम में चल रहा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टेट सेम रहे,
तो इसमें तीसरा है, ठीक है। तो होमोजीनियस का रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है एज कंपेयर टू हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस का एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस Cl2। भाई ए भी गैस है, ए भी गैस है, ठीक है। लेकिन अब कहेंगे कि सर नाइट्रोजन भी गैस था, हाइड्रोजन भी गैस था, लेकिन बेटा वहां तीन बांड थे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसलिए वहां स्लो हो गया था। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, Cl Cl सिंगल बॉन्ड, और जो HCl बना है HCl के बीच भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो होमोजीनियस जो होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में एक एग्जांपल रख लेते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का मतलब कोयला ले लीजिए या लकड़ी ले लीजिए, तो उसमें भाई कार्बन रहता है। अब उसको ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट में आपने छोड़ दिया है तो वो रिएक्शन करने लगता है, ठीक है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन जब इसे इग्नाइट कर दिया गया, जब उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल गया, तो एक बार जब जलना शुरू हो जाता है तो फिर बहुत तेजी के साथ जलता है। और ये भी नहीं है कि एक ही बार पूरा जल जाएगा, जलने में उसको टाइम लगता है। तो CO2 ये बन गया, ठीक है। इसमें तो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इसमें रिएक्शन स्लो होता है। तो हेट्रोजीनियस। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। नंबर ये देख लीजिएगा, जो भी नंबर रहेगा उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट की ही बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट पर, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है किस बात पर, कि नेचर ऑफ, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ, चौथा होगा या पांचवा होगा जो भी, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और अगर जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है रिएक्टेंट की, तो जाहिर सी बात है सब लोग क्या करना चाहते हैं, स्टेबल की तरफ ही जाना चाहते हैं, तो रिएक्टेंट तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही जाता है कि फिनाल और एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए, आपसे पूछा भी जाएगा आगे, ये O- प्लस H प्लस, ठीक है। अब एक एल्कोहल भी ले लीजिए, CH3CH2OH, इसको भी आयनाइज करा दीजिए, CH3CH2O- प्लस H प्लस। तो देखिए, यहाँ पर जो होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और यहाँ रेजोनेंस होता ही नहीं है। तो स्टेबिलिटी जो होता है, इसको फिनाक्साइड आयन बोलते हैं और इसको इथाक्साइड आयन बोलते हैं। तो फिनाक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जो होती है इथाक्साइड आयन से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, आपको रेजोनेंस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये तो क्लास 11th में भी पढ़ाया गया होगा, ठीक। तो इनकी स्टेबिलिटी, और 12th में भी पढ़ाया जाएगा जब एल्कोहल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल जब पढ़ाया जाएगा तो वहां भी बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जो होती है इथाक्साइड आयन से ज्यादा होती, यानी ये जो रिएक्शन चल रहा आयनाइजेशन ऑफ फिनाल जो होगा आयनाइजेशन ऑफ इथेनॉल से तेज होगा। तो स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन is more than CH3CH2O-। तो देखिए, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका तेज होगा, ठीक है। अच्छा,
ये अभी नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब आइए बात कर लेते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया देखिए जितना ही ज्यादा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही तेज होगा। जैसे एक लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसको जलाइए और एक जगह क्या करिए, लकड़ी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए, मतलब उसको क्या करिए, काट दीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में। और छोटे छोटे टुकड़ों में जब काटते देंगे तो टुकड़ा जल्दी जलेगा एज कंपेयर टू द वो जो बड़ा वाला ब्लॉक है। ठीक है, तो कांटेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, तो ये नंबर जो है कौन सा होगा, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि रिएक्शन करने के लिए उनको ज़्यादा जगह मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जिंक के ग्रेन्यूल्स को, भाई इतने बड़े बड़े टुकड़े को क्या करिए आप उसको वाटर में डाल दीजिए, वो एसिड में डाल दीजिए, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को आप एसिड में डालिए तो देखिए वहां पर हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन जो है तेज हो जाएगा। इसलिए तेज हो गया कि सरफेस एरिया जो होता है बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया पर। ठीक है, एक पांचवा फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो देखिए ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये सिर्फ और सिर्फ उस रिएक्शन के लिए वैलिड है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होंगे वहां पर लाइट आप बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा। तो ये होता है अप्लीकेबल ओनली फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जैसे कि मान लीजिए आपका फोटोसिंथेसिस, भाई बायोलॉजिकल सिस्टम में चल जाते हैं, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हो रहा, तो इसीलिए उसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोल देंगे। तो आप क्या करिए, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। या अभी आपने देखा था H2 + Cl2, अब इसमें आपने लाइट डाल दिया, एच न्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तेज हो जाएगा। तो ये इंटेंसिटी का रहा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पर छठवां, तो देखिए टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, फिर और आगे भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है इसकी भी स्टडी बहुत ज़्यादा करना है, आगे पढ़ना डिटेल में। और उसके बाद जो होता है कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो हम फैक्टर अभी रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें सब डिटेल में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी। तो उसमें कुछ लॉ आएंगे, एक लॉ ऑफ मास एक्शन आएगा और उसके बाद एक रेट लॉ आएगा। और उसके बाद जो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखेंगे आर्हीनियस इक्वेशन का यूज करते हुए। उसके बाद फिर हम उसमें देखेंगे कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट में भी आर्हीनियस इक्वेशन का ही यूज होता है। ठीक है, उसी के थ्रू उस पर न्यूमेरिकल लगते हैं। ठीक है, हाँ तो हम बात कर रहे थे टेम्परेचर का, यहाँ भी कुछ बात कर लेते हैं। तो ये नंबर जो है आई थिंक पांचवा होगा टेम्परेचर का, नहीं छठा है, 6 नंबर। टेम्परेचर टेम्परेचर तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक, ये आगे आपको डिस्कशन किया जाएगा कि बताया जाएगा, बोल्ट्जमैन फैक्टर बताया जाएगा वहां पर किस तरीके से ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता। तो इन जनरल समझ लीजिए कि भाई अगर जो किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगा, किस तरह का एनर्जी बढ़ेगा, उसकी थर्मल एनर्जी को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी में।
तो जब काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी, मतलब आपस में टकराने का चांस बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप तेज हो जाएगा। तो चाहे कोई भी रिएक्शन रहे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करिए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, और 10 डिग्री सेल्सियस ने 10 केल्विन भी राइज कर दीजिए, तो क्योंकि हम ये जो 10 डिग्री ले रहे हैं या 10 केल्विन ले रहे हैं, वो डिफरेंस ले रहे हैं, तो डिफरेंस में जो होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये मत कहिए सर 273 उसमें ऐड कर देते हैं, बेटा यहाँ डिफरेंस लिया जा रहा है उसके लिए। तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर जो हम बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इंक्रीज कर जाता है लगभग 2 से 3 गुना, 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, और इसमें अगर जो प्रेफरेंस की बात आती है तो 2 टाइम्स, अगर जो कुछ नहीं दिया तो आप 2 टाइम्स मान लीजिए, और अगर जो दिया है 2 दिया है या 3 दिया है, 2.5 दिया है, मतलब जो भी दिया है, तब तो आपको मानना ही पड़ेगा वही बात। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि अच्छा हम कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आप 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई रिएक्शन देख रहे हैं और उसका कंपैरिजन जो है 35 डिग्री सेल्सियस पर करा रहे हैं, तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ये 1 ग्राम बन रहा है, सेम कंसंट्रेशन पर अगर जो टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, तो अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना होगा तो ये 2 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, और अगर जो यही 45 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे तो अब इससे 2 से 4 ग्राम बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इनका अगर जो हम रेशियो ले लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ये जो आ रहा है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी के 35 अपान के 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, के क्या है, रेट कांस्टेंट होता है, आगे आपको बताया जाएगा, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस पे देख लीजिए, और 25 डिग्री से आपका मन कर रहा है 45, तो यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 35 डिग्री, मतलब डिफरेंस जो है 10 डिग्री का ही रखिएगा, तभी उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। और टेम्परेचर कोफिशिएंट 10 डिग्री पर कितना आता है, 2 to 3 टाइम्स आता है। ठीक है, अच्छा इसका जो हम आगे एप्लीकेशन देखेंगे कि इसको इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, और याद रखिएगा आर्हीनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ये अपान आर टी। ठीक है, तो के क्या होता है, यही रिएक्शन का जो कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ए जो होता है आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, और ई एक्सपोनेंशियल होता है, और ये जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और आर जो होता है गैस कांस्टेंट, कैपिटल टी जो है टेम्परेचर इन केल्विन होता है। ठीक है, इसका भी डिस्कशन हम आगे पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बता दिया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर जो बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, अच्छा एक फैक्टर और रह गया कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट लगाने पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, इन इसलिए कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है क्योंकि हमेशा कैटलिस्ट हम पॉजिटिव ही लेंगे, जब तक कि मेंशन ना हो जाए कि नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर यूज हुआ है। ठीक है, तो कैटलिस्ट आएगा तो हम यही कहेंगे कि पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि कैटलिस्ट तो निगेटिव भी होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करा देते हैं, तो हमको वो नहीं देखना है, हमको देखना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब मेंशन कर दिया जाएगा कि निगेटिव कैटलिस्ट यूज हुआ है यानी इनहिबिटर यूज हुआ है, तब कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लो हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर आई थिंक 7वां नंबर है, तो ये कैटालिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इंक्रीज कर जाता है
व्हेन कैटालिस्ट यूज्ड। अब ये कैटलिस्ट होते क्या हैं, तो देखिए भी कैटलिस्ट क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्शन को अगर जो बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी बात खास बात ये होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो होते हैं, जैसे ये केमिकल फार्म में रहते हैं उसकी तरीके के केमिकल फार्म में हमको मिल जाते हैं, यानी इसमें कोई भी तरह का केमिकल अल्टरेशन नहीं होता। फिजिकल अल्टरेशन हो सकता है, फिजिकल अल्टरेशन होता भी है, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, पोटेशियम क्लोरेट को अगर जो हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन जो होता है स्लो होता है, लेकिन अगर जो MnO2 के प्रेजेंस में इसका कराते हैं डिकम्पोजिशन तो KCl प्लस ऑक्सीजन तुरंत मिल जाता है। 2 है, ये 3, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो यहाँ MnO2 क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे अमोनिया का फार्मेशन हैबर प्रोसेस से N2+3H2, तो यहाँ पर जो होता है कैटलिस्ट आयरन यूज होता है, तो आयरन वर्क करता है कैटलिस्ट की तरह, ये अमोनिया बन गया, ठीक है। तो ये सब कैटलिस्ट होते हैं। अब कैसे ये काम करता है, थोड़ा इसका प्रोफाइल, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि ये एनर्जी है वाई एक्सिस पर हमने ले लिया एनर्जी, और ये रेट प्रोग्रेस, कितना रेट प्रोग्रेस हुआ है। तो मान लीजिए ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक। अच्छा, तो होता क्या है, रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता है, तो रिएक्टेंट क्या होता है, कुछ एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा कि मतलब उसकी रिएक्टेंट की एनर्जी हाईएस्ट पीक पर जाएगी, उसके बाद तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो अगर जो हम इसमें कैटलिस्ट यूज कर दें तो कैटलिस्ट क्या करता है कि यही एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी देखिए जो रेड वाला है ये कम ही एनर्जी पर हो रहा है, तो ये जो होगा रिएक्शन जो होता है फास्ट होगा, ये यूजिंग कैटलिस्ट, ठीक है। और ये जो है विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है और वो जो है कैटलिस्ट के अब्सेंस में है। तो एनर्जी देखिए कैटलिस्ट जहाँ पर नहीं है वहाँ पर जो है ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन अगर जो कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो वहाँ पर पाथ जो होता है दूसरा, यानी कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो पाथ होता है उसको चेंज कर देते हैं, यानी कम एनर्जी में हमारा काम चल जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए आने वाले जो वीडियो होंगे तो उसमें कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, तो जिसमें हम रेट लॉ पढ़ लेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर की डिपेंडेंसी ये भी पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करके। उसके बाद फिर हम उसमें कैटलिस्ट का भी आर्हेनियस इक्वेशन का एप्लीकेशन कराते हुए कुछ न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों को तो डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी में, ठीक है। तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो यानी तीसरा वीडियो में कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।